समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपका हमारे साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में स्वागत करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम कई सारी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, हेडलाइंस के पीछे की खबर समझेंगे, चाहे वो बढ़ते हुए ईंधन की कीमतें हो या गोल्ड और सिल्वर पर बड़ी इंपोर्ट ड्यूटी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा हो। तो सवाल कई सारे हैं, तो बिना वक्त ज़ाया किए शेखर सवालों से शुरुआत करूंगी। सबसे पहला सवाल। और आपका दोबारा से स्वागत है। कुछ दिन आप छुट्टी पे थी। जी धन्यवाद पूर्वा, जी। अब आप बताएं। तो आपके बहुत लोग पूछते भी हैं आपके बारे में, तो देखिए पूर्वा यहाँ पे। धन्यवाद शेखर, हमारे सारे दर्शकों का भी धन्यवाद। शेखर, सबसे पहला सवाल लूंगी राघव का। वो बोल रहे हैं कि ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम लोगों की जेब पर जो असर पड़ रहा है, उसके लिए सरकार की क्या ठोस योजना है? देखिए, सरकार ऐसे लोगों की जेब के लिए योजना नहीं बना सकती। अगर इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो लोग जिनको डीए मिलता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको डीए बढ़ेगा उनका। जी। बाकी सबको अपना गुजारा करना पड़ेगा। सरकार को ये नहीं कर सकती कि एक तरफ तो कीमत बढ़ाए, दूसरी तरफ आपकी जेब में पैसे डाल दे। सरकार ऑलरेडी करीब 2,20,000 करोड़ रुपए हर साल लोगों को, गरीबों को बांट रही है। और स्टेट गवर्नमेंट्स कई चीज़ें अलग से और कर रही है। तो सरकार के पास इस समय कोई क्षमता नहीं है। ये एक दुनिया में मुसीबत का समय है, दुनिया में विपदा आई है, तो इसमें सबको अपनी हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी। जी। और वही अब ये है कि अगर आपको महंगा लगता है पेट्रोल डीजल, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, आप कार पूलिंग कीजिए, या आप कार की जगह टू व्हीलर यूज़ कीजिए अगर आप नौजवान हैं, आपके पास स्कूटर है या जो भी है, या आप नया कुछ लेना चाहते हैं तो ई स्कूटर वगैरह लीजिए। ई कारें तो बहुत महंगी हैं अभी, वो समय आएगा मेरे ख्याल और 3-4 साल में जब उनका दाम पेट्रोल कार के बराबर होगा। लेकिन ये सब चीज़ें करने की, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जब दुनिया में तेल का दाम ही 62-63 डॉलर पर बैरल से 110 हो गया, तो सरकार तो नोट छाप के आपकी जेब में नहीं डाल सकती है। बल्कि मैं कहूँगा कि जो दाम बढ़ाया है, ये बहुत पहले बढ़ाना चाहिए था। ये 26-28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी, उसके 2-1 दिन में ही बढ़ा देना चाहिए था, या कम से कम मार्च 11, जबकि 113 डॉलर का बैरल हो गया था तेल का, तब इसको बढ़ा देना चाहिए था। क्योंकि सरकार को भी बैलेंस करना है, सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे। और सरकार अगर नोट छापेगी और घाटा बढ़ेगा सरकार को, तो फिर क्या होगा? फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, फिर आपकी ईएमआई महंगी हो जाएगी, चाहे वो घर की हो चाहे आपकी गाड़ी खरीदने की हो। तो जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते थे, उनकी भाषा में थोड़ी पंजाबी वाली हिंदी बोलते थे कि रुपया दरख्तों पे नहीं लगता है, कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। तो वो पेड़ों पे नहीं लगता है पैसा, तो आपको कहीं ना कहीं से तो लाना ही पड़ेगा। वो फाइनाइट है, वो एक सीमित है। तो उसके अंदर अब क्योंकि सारी दुनिया में समस्या है, सारी दुनिया में तेल का दाम बढ़ रहा है, तो भारत के उपभोक्ता को भी अपना हिस्सा उसमें चुकाना पड़ेगा। 3 रुपये, बल्कि मैं कहूँगा, मुझे पता है बड़ी पॉपुलर बात नहीं कहने की, लेकिन 3 रुपये भी अभी कम है। और मुझे लगता है सरकार अलग अलग बार करके थोड़ा सा होम्योपैथी की तरह से थोड़ी थोड़ी डोज दे के इसको बढ़ाएगी, क्योंकि बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमारी ऑयल कंपनीज नहीं तो दिवालिया हो जाएंगी, क्योंकि अभी वो एब्जॉर्ब कर रही हैं। अगर सरकार देगी उनको पैसे, तो बजट आपका, पहले डेफिसिट आपका है 4% से ऊपर, वो और आगे चला जाएगा, 4.5%, 5% पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो आपके डॉलर्स का डेफिसिट है, पिछले 3 साल से भारत नेगेटिव अपना करंट अकाउंट डेफिसिट चला रहा है, यानी कि 28-30 बिलियन डॉलर कम रह जाते हैं हमारे पास। वो आपकी
आयात निर्यात का पहले बैलेंस बना के, उसमें आपके निर्यात में सर्विसेज भी मिला के, और उसमें जो आपके पास रेमिटेंस आ रहे हैं, जो विदेश में भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय वो भेज रहे हैं, वो सब मिला के भी आपके पास कम रह जाता है। तो कम रह जाता है, इसी वजह से फिर रुपया कमज़ोर होता है, क्योंकि डॉलर की मांग ज़्यादा है और डॉलर है नहीं इतना, जी। तो उसमें हमेशा रुपया कमज़ोर होता है। तो ये सारी बातें हैं, तो एक विशेष साइकिल इस टाइम बन गई है। इसको तोड़ना तो संभव नहीं है, लेकिन इसको कम से कम स्लो डाउन करना और इसको काउंटर करना ज़रूरी है। तो अच्छा है कि सरकार ने इस समय दाम बढ़ाया है, इसको 2 महीने पहले बढ़ाना चाहिए था और थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था। अब हर किसी को अपनी अपनी जेब में कुछ ना कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, या कुछ खर्चे कम करने पड़ेंगे, और ख़ास करके ईंधन के खर्चे हमें कंट्रोल करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत में, क्योंकि भारत में गैस के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की डिपेंडेंस नहीं है, तो कम से कम बिजली हमारे पास अवेलेबल है अभी, जी। तो वो एक बड़ी बात है। लेकिन जहाँ महंगाई हो रही है दुनिया में, वो आप सबको, हम सबको उसकी कीमत भी, उसमें उसमें हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी। शेखर, इसी से जुड़ा इन्हीं का एक और सवाल है, बोल रहे हैं कि गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के पीछे का क्या लॉजिक है? ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, गोल्ड, भारत में बहुत ज़्यादा सोना खरीदा जाता है। भारत के घरों में ही आप समझिए करीब 30,000 टन सोना पड़ा है। और ये भी बात है कि पिछले 3 सालों से जो सेंट्रल बैंक हैं, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सेंट्रल बैंक जो हैं हर कंट्री के अपने होते हैं। पीबीओसी है, पब्लिक बैंक ऑफ चाइना, जो उनका रिजर्व बैंक का इक्विवेलेंट है। ये सब बैंक सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डॉलर का इस समय इतना भरोसा नहीं है, तो सोने में थोड़ी सेफ्टी रहेगी। तो ये नहीं कि सब सारा डॉलर सोने में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सोने में होल्डिंग है, हर रिजर्व बैंक अपनी, सेंट्रल बैंक अपने सोने में कुछ होल्डिंग रखता है, तो वो होल्डिंग पिछले 3 साल में बढ़ी है। तो जी। जब बैंक, मतलब सरकारें खरीद रही हैं, तो आम नागरिक भी खरीदता है। उसको लगता है बाकी भरोसा नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही हैं दुनिया में, क्या पता कल को डॉलर कहाँ जाए, रुपया कहाँ जाए, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहाँ जाए, तो मैं सेफ्टी के लिए सोना रखता हूँ। ये दूसरा एलिमेंट है। एक तो पहले फैमिलीज हमारी खरीदती हैं शादियों के लिए, या दहेज के लिए, शादी के लिए, या वैसे ही धनतेरस के ऊपर, अक्षय तृतीया के ऊपर एक सोना खरीदना शुभ होता है। हमारे देश में भी सोने का क्रेज़ है, चीन में भी है। अगर आप बोले कि इंडिया में इतना सोना है, इंडिया से ज़्यादा सोना चीन में है, जी। वहाँ भी सोने का क्रेज़ है। सोना सारा हमारा इम्पोर्ट होता है, और इम्पोर्ट होने के लिए उसमें डॉलर खर्च होता है। तो अब सोने के आप इम्पोर्ट कैसे कम कराएं? दूसरी बात ये भी शुरू हो गई, जब से हुआ कि सोना सेफ है, तब से गोल्ड ETFs जो हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, उनका बहुत फैशन हो गया। अब जो फंड हाउस आपको ETF बेचता है, कल को अगर आप बोलें कि मुझे दो मेरे पैसे, तो कहाँ से देगा? मान लीजिए उस टाइम सोना डबल हो जाए, वो बोलेगा मैं तो दिवाला निकल गया, नहीं दे सकता, तो वो अलाउड नहीं होता। उसको उतना ही सोना लेके रखना पड़ता है। तो फंड हाउस भी ये सोने को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सारे चक्कर में भारत में पिछले साल $72 बिलियन, $72 बिलियन का सोना इंपोर्ट हुआ है। अगर आप सिर्फ सोने का इंपोर्ट निकाल दें, तो भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो तो प्लस में हो जाएगा। तो ये नहीं कि सोने का इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन जी। थोड़ा सा, जिसको कहते हैं थ्रोइंग सैंड इन द व्हील्स, पहियों के बीच में या किसी चेन और स्प्रॉकेट के बीच में, साइकिल की चेन होती है ना, उसके अंदर थोड़ा सा, या कोई मशीन के अंदर, जहाँ पे मशीन चल रही है, आप उसके अंदर एक मुट्ठी भर के रेत फेंक दें, तो उससे मशीन स्लो हो जाती है। तो ये थोड़ा वही है, थ्रोइंग सैंड इन द व्हील्स, जो सरकार कर रही है। इससे सोने का इंपोर्ट रुकेगा नहीं, लेकिन कुछ कम होगा। कुछ लोग इसको पोस्टपोन करेंगे कि भाई ये टैक्स हमेशा तो नहीं रहेगा, कुछ समय के बाद शायद ये वापस हो जाए। और अभी सरकार ने उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं फर्दर, कि अगर आप 100 किलो से ऊपर मंगाएंगे, तो आपको फिर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आप उसको एक्सपोर्ट कितना करेंगे। $12 बिलियन का सोना भारत में, जो ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट होती है, उसमें जाता है। तो ये पेचीदा मसले हैं, लेकिन ये टैक्स इसलिए लगाया गया है। मुझे इससे ऊपर अगर टैक्स लगाएंगे, तो वो, मैं कहूँगा कि वो एक अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि फिर स्मगलिंग के लिए आर्बिट्राज बढ़ जाएगी। जी। स्मगल वो तभी करेगा ना, उसको अगर यहाँ पे 100 रुपये का मिल रहा था, अब वो 115 का मिल रहा है। मान लीजिए कल को आप 130 का कर दें, फिर स्मगलर को लगेगा यार अब मेरे पास इसके
30% का मार्जिन है, और दूसरी बात ये क्योंकि मैं स्मगल कर रहा हूँ इसलिए मुझे बैंकिंग चैनल से पैसा भेजना नहीं, मैं हवाला से भेज सकता हूँ। तो उससे फिर हवाला भी शुरू होता है, ब्लैक मनी भी शुरू होता है, गोल्ड स्मगलिंग भी शुरू होती है, और उसी से फिर दाऊद इब्राहिम बनते हैं। तो ये सब बातें सरकार को भी देखनी पड़ेंगी कि ये जो टैक्स है, जो ये ड्यूटी है, जो टैरिफ आजकल ट्रम्प कहते हैं, ये एक टेम्परेरी मेजर है और इसको लिमिटेड तरीके से ही अप्लाई करना चाहिए। शेखर, अगला सवाल राणा विश्वनाथ प्रताप सिंह का है। बोल रहे पीएम द्वारा सोने की खरीद और विदेश यात्राओं में कटौती करने और वर्क फ्रॉम होम करने के आग्रह का देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर कितना नकारात्मक या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कुछ हद तक तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वर्क फ्रॉम होम अगर आप करते हैं और जो जो कंपनियां या जो सरकार चला सकती है लिमिटेड, उससे कुछ फर्क पड़ता है पर इतना नहीं पड़ता। लेकिन अगर फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, जैसे कि लॉकडाउन हुआ कोविड का, तब फैक्ट्रियां बंद हो गई। वो वर्क फ्रॉम होम का कसूर नहीं था, वो फैक्ट्रियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग जाने बंद हो गए। और वैसे भी देखिए, ईंधन का इस्तेमाल करना, लोगों का बाहर जाना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, कहीं मॉल में जाना, कुछ खरीदारी करना, इन सब चीज़ों से इकोनॉमी आगे चलती है। तो इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा अगर ये बहुत समय चला। तो हम सिर्फ यही आशा कर सकते हैं कि बहुत समय नहीं चलेगा, और ये भी कहूँगा कि दो महीने पहले ही सब शुरू कर दिया होता तो कुछ क्राइसिस जो आज नज़र आ रहा है वो शायद नहीं होता, पर इतना नहीं होता। इन्हीं के ही सवाल का दूसरा भाग है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी गेन पर टैक्स लगाकर क्या सरकार लोगों को इक्विटी में और अधिक निवेश करने से डिस्करेज नहीं कर रही है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म निवेश के लाभ कम हो जाते हैं? देखिए, सरकार ने, मुझे समझ ही नहीं आता क्या किया, क्योंकि जब चिदम्बरम ने पहली बार सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया था तो उन्होंने बोला था भाई देखो, आपको इक्विटी के ऊपर टैक्स नहीं है, आप उसमें फ़ायदा करें तो आपका, नुकसान करें तो आपका। मैं एक बार टैक्स लूँगा, वो ट्रांजैक्शन के ऊपर लूँगा, वो बेचने वाले से भी लूँगा, खरीदने वाले से भी लूँगा, चाहे आपने फ़ायदा किया चाहे आपने नुकसान किया। तो ये नीट एंड सिंपल टैक्स है। वो उन्होंने एक हायर अमाउंट पे लगाया था, फिर कुछ लगा मार्केट का रिस्पांस खराब है तो उसका मॉडरेट कर दिया था, और वो वैसे कई साल वैसे ही रहा, और डिविडेंड भी टैक्स फ्री था। फिर सरकार को लालच आ जाता है, फिर सरकार ने कहा नहीं नहीं डिविडेंड्स पे टैक्स लगा देते हैं, तो डिविडेंड पे टैक्स लग गया। मेरे ख्याल 2016-17 तक डिविडेंड पे टैक्स नहीं था। ये सब मोदी सरकार की करी हुई चीज़ें हैं। फिर लगा कि अरे इक्विटी में तो इतना फ़ायदा हो रहा है, इक्विटी इतनी आगे चल रही है, तो जो इक्विटी पे फ़ायदा उठा रहे हैं उन पे टैक्स क्यों बचे, तो कम से कम शॉर्ट टर्म गेंस पे टैक्स लगा देते हैं। तो पहले शॉर्ट टर्म पे लगाया, फिर कहा कि अरे नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म भी हम 3 साल बढ़ा देते हैं, 1 साल की जगह 3 साल बढ़ाया। फिर कहा लॉन्ग टर्म पे भी लगा देते हैं। फिर कहा ठीक है, लॉन्ग टर्म पे लगा देते हैं, लेकिन साथ साथ आपको इसमें इंडेक्सेशन मिल सकता है कि अगर पहले से अब तक इंडेक्सेशन का एक फॉर्मूला होता है, इन्फ्लेशन होता है कि आपकी 100 रुपये की वैल्यू 10 साल पहले 100 रुपये थी, आज वो शायद 50 रुपये है, तो आपको उतना इंडेक्सेशन मिल जाएगा। तो पहले आपने टैक्स बढ़ाया जी, कैपिटल गेन्स, फिर आपने कहा इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें बारी बारी करते गई। जब सरकार को लालच हो जाता है और लगता है कि यही लोग हैं और इनके पास कुछ स्पेयर पैसे हैं, ये इतने वोट में नहीं है इनके पास, तो इन्हीं को हम स्क्वीज़ करते हैं। और मोदी सरकार ये भी सोचती है कि जो मिडिल क्लास है, ज़्यादातर मिडिल क्लास तो हिंदू मिडिल क्लास है, ये हमारी वोटर है, ये कहाँ जाएगी। तो उस चक्कर में ये टैक्स बढ़ते गए। उसके बाद टैक्सेस बॉन्ड्स के ऊपर भी बढ़ने शुरू हो गए, और बॉन्ड्स पे टैक्स बढ़ने से विदेशी भी चले गए छोड़ के। तो ये सारी बातें मिला के टैक्स का जो लालच हुआ है पिछले 7-8 साल से, उससे देश के फाइनेंशियल मार्केट्स को, स्टॉक मार्केट्स को बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, ये फिर भी है कि इसके बावजूद लाखों परिवार, बल्कि मैं कहूँगा दसियों लाख परिवार, उनको सिप खरीदने की आदत पड़ गई, वो सिप खरीदते भी रहे, लेकिन कब तक वो भी संभालेंगे कि उनको कोई गेन ना मिले। इंडिया को जो स्टॉक मार्केट है, दुनिया के बड़े स्टॉक मार्केट्स में पिछले 2 साल में करीब वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है भारत का इस समय। तो ये चीज़ अनसस्टेनेबल है, और बाकी चीज़ें सरकार करेगी, लेकिन उसको जो स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पर टैक्सेशन के बारे में भी कुछ करना पड़ेगा, खास करके जो फॉरेनर्स हैं उनके टैक्सेशन के ऊपर।
शिखर, अगला सवाल अनुभव सक्सेना का है। पूछ रहे हैं इस मोड़ पर मोदी की यूरोप यात्रा का क्या महत्व है? क्या ईयू भारत की ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है? और टेक्नोलॉजी के मामले में नॉर्वे के पास भारत को देने के लिए असल में क्या है? देखिए, यूरोप ईयू भारत के एनर्जी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो खुद भी एनर्जी पे निर्भर है। चाहे वो गल्फ से खरीदे, चाहे वो रूस से खरीद रहा था, चाहे वो अमेरिका से खरीदे, उसके पास एनर्जी नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी में मदद कर सकता है, लेकिन आजकल कोई मदद नहीं करता। आजकल लोग आपसे ट्रांजैक्शन करते हैं, आपसे ट्रेड करते हैं। इंडिया ईयू एफटीए हुआ है, उसका भी रेटिफिकेशन होनी है ईयू में, जो उनकी एक प्रोसेस होती है यूरोपियन पार्लियामेंट में, उसमें वोटिंग होनी है। ऐसे ही भारत यूके का एफटीए है, उसकी भी वहाँ पे भी रेटिफिकेशन होनी है। यूके के अंदर अब झगड़ा हो रहा है, क्योंकि चुनौती आ गई लेबर पार्टी में कीर स्टारमर को। तो हमको सोचना चाहिए कि हमारा एफटीए जो है वो इससे रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। तो यूरोप में ऐसे इशू हैं, लेकिन यूरोप में बहुत देश हैं जहाँ से भारत को कुछ खरीदना भी है और भारत को कुछ बेचना भी है। और दूसरी बात यह है कि यूरोप और अमेरिका के बीच में इस समय जो थोड़ा सा ब्रेक है, जो खींचातानी है, उसमें भारत को एक ओपनिंग है जो भारत को इस्तेमाल करनी चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये सारे देश जहाँ तक है भारत के दोस्ती हैं। अब वो यूएई रुकेंगे, यूएई भारत की बहुत गहरी अभी रिलेशनशिप है। उसके बाद वो फ्रांस रुकेंगे, और फ्रांस के साथ तो अभी हमारा रफ़ाल का 114 रफ़ाल का कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, और हो सकता है कि उसके बाद कोई नेवी के लिए और भी रफ़ाल आएँ, वो भारत में बनेंगे भी। तो हर देश के साथ ऐसी कोई बड़ी चीज़ है। जो नीदरलैंड्स है वो दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर है, क्योंकि उसके पास कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके बिना कोई कंप्यूटर ही काम नहीं कर सकता है। तो ये सारे देश हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, और सारे देश बड़े मार्केट हैं। शिखर, अगला सवाल विभव कवूरी का है। बोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से बढ़ रही कॉस्ट को देखते हुए सरकार इस स्ट्रेट को खोलने के लिए बनने वाली किसी मल्टीनेशनल गठबंधन में भारतीय नौसेना को शामिल करने से क्यों हिचकिचा रही है? ये देखते हुए कि अगर ऐसा कोई गठबंधन बनता है तो भारतीय नौसेना का आकार यूरोपीय देशों की नौसेनाओं से कहीं अधिक बड़ा है। देखिए, इसमें कोई देश अपने आप नहीं जा सकता। एक ही देश अपने आप जा सकता है, वो अमेरिका है। अमेरिका अगर जाए तो उसके साथ भारत तो नहीं जाएगा, और भी उसके साथ तो यूरोप के देश ही नहीं जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका में खुद में क्षमता है कि वो इसको खोल पा सकता है। थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन वो कर सकता है। लेकिन अभी वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते नहीं हैं कि लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाए। दूसरी बात ये है कि मल्टीनेशनल फोर्स कैसे बनेगी? वो तब बनेगी जब यूएन कोई रेजोल्यूशन पास करे। जी। अब 2 बार सिक्योरिटी काउंसिल में मेरे ख्याल रेजोल्यूशन आया है, जिसको कि रूस और चाइना ने वीटो कर दिया है। अब एक तीसरा लाया जा रहा है, देखते हैं उसमें क्या होता है। अगर मल्टीनेशनल फोर्स कोई बनेगी तो हो सकता है भारत उसमें हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि उसमें पाकिस्तान भी होगा, या हो सकता है। तो आप क्या पाकिस्तान के साथ ऑपरेट करना चाहेंगे एक मल्टीनेशनल फोर्स में? चाइना भी हो सकता है, आप वहाँ ऑपरेट करना चाहेंगे। लेकिन ऐसी अगर मल्टीनेशनल फोर्स बनेगी तो उसमें हमारे देश, जिनका उस एरिया में अपना खुद का इंटरेस्ट है, या अपने खुद की थ्रेट परसेप्शंस हैं, चाहे इंडिया है या पाकिस्तान है, हम लोग, ये बहुत कम संभावना है कि हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। यही संभावना है कि अमेरिका और उसके यूरोपियन एलाइज वहाँ पे जाके ये करेंगे। शेखर, अगले 2 सवाल हमारे रेगुलर व्यूअर दर्शक एंडल के हैं। हल्के लंबे सवाल हैं तो संक्षेप में लूँगी। पहला सवाल है, बांग्लादेश सरकार ने तीस्ता रिवर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए चीन की ओर झुकने की अपनी इच्छा की औपचारिक घोषणा कर दी है, और ये घोषणा पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद गई है। वो बोल रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ये ईस्ट और अधिकांश नॉर्थ ईस्ट के सैफ्रनाइजेशन के प्रति एक तरह की जल्दबाजी या घबराहट भरी प्रतिक्रिया है? देखिए, हर चीज़ में हमें एक ही बात नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि तीस्ता में जो वो काम करेंगे वो तो उनकी तरफ है ना। पानी वही होगा जो हमने छोड़ा होगा वहाँ पे, वो हमारी तरफ काम नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि तीस्ता का जो प्रोजेक्ट होगा वो भारत के बॉर्डर से बहुत दूर नहीं होगा, और वहाँ पे वो चीनी इंजीनियर्स को या चीनी इंटरेस्ट को वहाँ बुलाएंगे, तो भारत को उससे तकलीफ तो होगी। लेकिन अभी भारत बांग्लादेश की रिलेशनशिप पहले से बेहतर है, जो 1 साल पहले थी उससे बेहतर है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं हुई है जैसे कि मान लीजिए शेख हसीना के समय थी। लेकिन फिर भी वो बेहतर हो रही है, फिर भी वो बेहतर हो रही है।
और अगर आगे बढ़ती रहेगी तो शायद ये समस्याएं कम रहेंगी। ये जो उन्होंने चीन का नाम लिया है तीस्ता में, ये थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक्स भी है, क्योंकि भारत की और बांग्लादेश की तीस्ता रिवर वाटर्स के ऊपर बहुत समय से बातचीत चल रही है और मोदी सरकार भी उसको सेटल करना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने उसको रोका हुआ था कि हमें पसंद नहीं है। जी। तो ये ऐसे ही होता है। एक समय था जब भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर का सेटलमेंट होना था और बहुत अच्छा सेटलमेंट था, क्योंकि कम से कम कोई बॉर्डर तो हमारा सेटल हो। ऐसा कौन सा देश है जिसके सारे बॉर्डर ही अनसेटल्ड हैं? तो ये बड़ा बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ। तो वो मनमोहन सिंह सरकार के समय फाइनल हो गया था, लेकिन बीजेपी ने उसको रोका हुआ था। बीजेपी ने रोका हुआ था। उस समय मैंने एक नेशनल इंटरेस्ट लिखा था, उसकी हेडलाइन थी डियर नरेंद्र भाई। वो ये कहने का मतलब था कि आप इस पार्टी के बॉस हैं, आपको बांग्लादेश का हाई कमिश्नर आके मिल भी गया है, आप इसको पुश करें तो आपकी पार्टी इसको पास होने देगी। वहाँ सुषमा स्वराज और अडवाणी वगैरह, क्योंकि कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में थे, सब ज़्यादा नेशनलिस्ट बनना चाहते थे, उन्होंने रोका हुआ था। तो जैसे उन्होंने न्यूक्लियर डील को अपोज किया, उन्होंने इसको भी अपोज किया हुआ था। लेकिन उस समय तो मैं तो खैर कॉलमनिस्ट ही हूँ, तो मैंने कहा था अगर मोदी जी चाहें आप, तो आप अपनी पार्टी को कह सकते हैं कि इसको पास होने दीजिए। वो नहीं किया, लेकिन आते ही उन्होंने वो कर दिया। तो वो बॉर्डर सेटलमेंट हो गया, उसमें एन्क्लेव्स का एक्सचेंज भी था, वो भी हो गया। अब सवाल है तीस्ता का। तो जैसे पहले बीजेपी ने बॉर्डर सेटलमेंट रोका हुआ था यूपीए के समय, ऐसे ही ममता बनर्जी ने तीस्ता का सेटलमेंट रोका हुआ था। तो अब बीजेपी के पास मौका है और मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो ये कर रहा है, ये भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए है और सेंस ऑफ अर्जेंसी के लिए। देखिए, भूलिएगा मत इस बात को, आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन ये समस्या भी हमारी है। शेखर, इन्हीं का ही अगला सवाल है, पूछ रहे हैं क्या आप इस बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं कि नैब आईसी या फिर नैविक के लिए कंटिन्यूटी या सक्सेशन प्रोग्राम के संबंध में हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? वो बोल रहे हैं हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि रिटायर्ड एसीएम भदौरिया ने सार्वजनिक रूप से इस बहुचर्चित प्रोग्राम की कार्यक्रम की आलोचना की है, ये कहते हुए कि कई सैटेलाइट फेल होने के बाद ये कार्यक्रम आखिरकार क्यों नहीं पहुंच रहा है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से इस पर शायद ही कोई औपचारिक स्पष्टता मिली है। बोले क्या अब से हम खासकर सैन्य उपयोगों के लिए रूसी ग्लोनास पर निर्भर रहने वाले हैं? देखिए, चाहे ग्लोनास हो, चाहे जीपीएस हो, चाहे बाइडू हो, ये हर देश के सिस्टम है। ये जब तक ठीक ठाक है, फेयर वेदर में ठीक है, लेकिन जब लड़ाई टाइप सिचुएशन होती है, आप किसी और देश को अपनी एक तरह से आंखें और कान दोनों देते हैं, ये आप नहीं दे सकते हैं। आपको अपना भी कुछ चाहिए। तो नाविक उसी डायरेक्शन में चल रहा था। ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, बदकिस्मती भी कह सकता हूँ, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है कि वो आगे बढ़ नहीं पाया और जो था वो एक तरह से नॉन फंक्शनल हो गया। कुछ ऐसे भी लगता है कि जो इसरो है, उसका जो ध्यान था वो वैनिटी प्रोजेक्ट्स की तरफ है, हेडलाइन प्रोजेक्ट्स की तरफ। मंगलयान, चंद्रयान, मैन्ड स्पेस मिशन, इंसान को स्पेस में भेजना, उस सब की तरफ शिफ्ट हो गया। जी। ये उससे भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हमारी कुछ पिछली सैटेलाइट लॉन्चेस, जिसमें मिलिट्री सैटेलाइट्स भी थी, वो फेल हो गई। जैसे 2 पीएसएलवी फेल हो गए, 3 लॉन्चेस फेल हुई है हमारी एक तरह से एक साथ। तो ये सब चीज़ें देखने की हैं, ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेट भी होनी चाहिए। लेकिन भारत की एक वल्नरेबिलिटी डेवलप हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपनी सैटेलाइट्स हैं, वो लॉन्च नहीं कर पाता, लेकिन वो बना रहा है, चाहे चीन की मदद से बनाए, पर वो बना रहा है और उसको विदेशी लॉन्चर से लॉन्च करवा रहा है। कुछ को चाइना में करा रहा है, ज़्यादातर वो चाइना में ही करवा रहा है। उन्होंने अभी एक और लॉन्च करी है चाइना से, वो भी मिलिट्री कैपेबल सैटेलाइट है। तो भारत के पास उनकी कमी हो गई है। तो भारत की जो स्पेस में, जहाँ हमारी बहुत ज़बरदस्त शक्ति होनी चाहिए, कुछ पिछले 5 साल में हमने वहाँ पे अंडर परफॉर्म किया है। शेखर, अगला सवाल अनुभव सक्सेना का है। बोल रहे हैं आपके अनुसार बंगाल में शुवेंदु के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी और आपको क्या लगता है कि वे इनका सामना कैसे करेंगे? क्या बंगाल में बीजेपी की मौजूदगी से राज्य में सांप्रदायिक तनाव और बढ़ सकता है? देखिए, आपकी बात आखिरी पॉइंट में पहले उठाता हूँ। सबसे बड़ी चुनौती होगी सांप्रदायिक शांति रखना, क्योंकि कोई बदले की भावना से काम ना करे। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। अगर आपके पास सांप्रदायिक सद्भावना नहीं है और शांति नहीं है, अमन शांति नहीं है, तो आप वहाँ डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते। तो पहली चुनौती तो ये रहेगी।
दूसरी बात ये है कि बंगाल में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हुई हैं। जैसे एक बड़ी सिंपल बात है, और वो तो मेरे ख्याल काम ऑलरेडी शुरू हो भी गया होगा, उसके लिए कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ सरकार को ज़मीन रिलीज़ करनी थी, और ज़मीन पहले से एक तरह से ईयरमार्क की हुई थी, सेंटर ने पैसे भी दिए हुए थे। ये जो हमारे कुछ सेक्शंस हैं हमारे बॉर्डर के बांग्लादेश के साथ, जहाँ फेंसिंग अभी नहीं हुई है, करीब 436 किलोमीटर के करीब है। ये फ्लैट ग्राउंड है, कोई पहाड़ नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन उनको फेंस नहीं किया गया था। और वो सिर्फ बेसिकली बहस थी सेंटर की और ममता सरकार की। सेंटर ने कहा हम पैसे दे रहे हैं, हम ये ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। ममता सरकार ने कहा हमारे पास ज़मीन नहीं है। ये भी है कि जो बीजेपी ने जिसका फ़ायदा उठाया कि काफ़ी एरिया उन ज़िलों के साथ है, उन ज़िलों में है जहाँ पे मुस्लिम बहुमत है या मुस्लिम बहुल एरियाज़ हैं। तो ये कहा गया कि आपने जान के इन्फिल्ट्रेशन के लिए या स्मगलिंग के लिए खुला छोड़ा हुआ है। जो भी हो, अब इंडिया ने फैसला किया बहुत समय पहले, बीजेपी के भी बहुत समय पहले, कि हमें अपनी जो बॉर्डर हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, उनको फेंस करना है। और देखिए, एक इंग्लिश में कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि जितनी अच्छी दीवार होगी आपकी, जितनी अच्छी आपकी बाड़ होगी, उतनी अच्छे पड़ोसी आप रहेंगे, क्योंकि उससे फिर आपस में ट्रस्ट होता है कि वो यहाँ चोरी छुपे नहीं आ सकता, कुछ लेके नहीं जा सकता, और दूसरी साइड भी यही सोचती है। तो ये फेंस बनना बहुत ज़रूरी है। फिर कई चीज़ें हैं, जैसे कि कलकत्ता का एयरपोर्ट है। कलकत्ता और चेन्नई दो बड़े एयरपोर्ट्स हैं जो कि अभी भी सरकारी एयरपोर्ट्स हैं, क्योंकि दोनों राज्यों में राजनीति ऐसी थी कि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन अलाउ ही नहीं किया। अब ये देखिए, ये दो सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं हमारे पूर्वी सी बोर्ड के ऊपर, ईस्टर्न सी बोर्ड के ऊपर। इन दोनों का मॉडर्न नहीं होने से सारा ईस्टर्न सी बोर्ड की इकोनॉमी को फ़र्क पड़ता है। तीसरी बात, बंगाल में इतने समय से नया बंदरगाह नहीं बना। आप सारे अपने सारे ईस्ट कोस्ट को फिर देखें, वहाँ पे मद्रास है जो कि आर्टिफिशियल बंदरगाह है, फिर टूटिकोरिन है, एक आध और है, ऐसे फिर वाइजैग है, लेकिन ज़्यादा आंध्रा में फिर भी कुछ बने हैं, लेकिन उसके अलावा पारादीप उड़ीसा में है, लेकिन और कई बंदरगाह बन सकते हैं। और बंगाल में खास करके क्योंकि कोलकाता इतना बड़ा सेंटर है और एक ज़माने में भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन हुआ करता था, तो वहाँ और उसके आसपास एक नया पोर्ट बनना, जैसे ताजपुर एक पोर्ट की बात हो रही थी, नंदीग्राम के आसपास से कहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। ये सब नए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे इन पे काम चलेगा। और कुछ सेंटर की स्कीम्स ऐसी हैं जो ममता नहीं मानी थी, जैसे आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला है, वो तो मैं कहूँगा कि लो हैंगिंग फ्रूट है। शेखर, अगला सवाल अर्जुन मलिक का है। वो बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि अब आईपीएल को चीयरलीडर्स से दूर हो जाना चाहिए? पिछले कुछ सालों में कई दूसरे ग्लोबल खेलों ने भी यही इन्हें हटा दिया है, यहाँ तक कि फ़ॉर्मूला 1 ने भी इस चलन को बंद कर दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि चीयरलीडर्स कभी-कभी खेल को कॉम्पिटिशन और मुकाबले को बढ़ावा देने के बजाय एक सेक्सिस्ट इमेज दे सकती है? देखिए, इसमें मैं कोई मॉरलिस्टिक व्यू नहीं लूँगा, और मैंने देखा नहीं कि किसने मना किया और क्यों मना किया है। फ़ॉर्मूला 1 का भी मैंने अभी देखा नहीं है, तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। लेकिन देखिए, ये जो आईपीएल है, ये एक एटमॉस्फेयर है। ग्राउंड भरे होते हैं, लोग इतना देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसका एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर है जो बनाया गया है। कंपटीशन भी है, लेकिन वहाँ पे मस्ती, फेस्टिव एटमॉस्फेयर है, उसका ये हिस्सा है, और वो टीवी का भी हिस्सा है। इस साल हालांकि जो मैं डेटा देख रहा हूँ और स्टोरीज देख रहा हूँ, लगता है कि आईपीएल की व्यूअरशिप कम हुई है। अब वो कम हुई है तो वो चीयर लीडर से नहीं कम हुई। यार, चीयर लीडर्स आप डबल कर देंगे तो व्यूअरशिप बढ़ेगी नहीं। वो एक साइड शो है। वो कम इसलिए हुई है क्योंकि अब पिचेस इतने फ्लैट हो गए हैं और रूल्स कुछ ऐसे हो गए हैं, इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट आ गया, और उसके अलावा आपने फील्ड रिस्ट्रिक्शंस। तो ये एक ऐसे हो गया कि बॉलर जो हैं वो बॉलिंग मशीन है और बैट्समैन मार रहे हैं, तो इससे खेल वन साइडेड हो गया है। और खेल वन साइडेड होने से लोग बोर हो रहे हैं, क्योंकि जो 250 पौने 300 रन कोई बना रहा है, दूसरा उसको चेज कर रहा है, तो आप कोई पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को तो नहीं हरा रहे हैं, टीमें एक दूसरे को ही हरा रही हैं। तो लोगों को लगता है ये क्या है यार, ये तो लगता है कि मजाक है, बॉल आ रही है तुम मारो, तुमको भी बॉल आ रही है तुम मारो। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है और जो स्किल, मैं ये नहीं कह रहा कि रन स्कोर करने में स्किल नहीं चाहिए, लेकिन जो जो मल्टीपल स्किल्स होती हैं, फील्डिंग होती है, बॉलिंग होती है, स्पिन होती है, पेस होती है, विकेट कीपिंग होती है, वो सब खेल को रिच बनाती है। वो रिचनेस अब क्योंकि
यूनिडायमेंशनल एक तरह से हो गया है, या अंग्रेजी में बोले मोनोक्रोमैटिक हो रहा है। उसमें 7 रंग का खेल होना चाहिए, लगता है 6 रंग है नहीं, सिर्फ बॉल देखो छक्का मारो, सिर्फ कुछ ऐसे हो गया है। तो इससे लोग कुछ बोर हो रहे हैं, इसीलिए इसकी जो व्यूअरशिप है इस साल ये कम जा रही है। इसमें सुधार करने पड़ेंगे, क्योंकि T20 का मतलब ये नहीं कि हर मैच में हर कोई 250 के ऊपर बना दे और दूसरा 250 के ऊपर चेज कर ले। बॉलर को भी बॉलर को भी मौका होना चाहिए, मैं बॉलर बोल गया वसीम अकरम की तरह। बॉलर को भी मौका होना चाहिए और फील्डर को भी मौका होना चाहिए, और फिर बैट्समैन की स्किल भी आनी चाहिए। बैट्समैन भी नहीं कहना चाहिए, बैटर, क्योंकि अब तो विमेंस प्रीमियर लीग भी है, बैटर्स की स्किल भी आनी चाहिए कि हर जी। बैटर नहीं कि हर कोई आया और बैट घुमाया बिल्कुल और पहुंचा दिया छक्का, ऐसे नहीं, क्योंकि बॉल को भी कुछ होना चाहिए। सारी बातें हैं जो कि इस समय जो जनता है, जो पेइंग जनता है, क्योंकि जो टीवी देखती है वो भी पेइंग जनता है एक तरीके से, क्योंकि उसी टीवी चैनल पे या तो आप ऐप पर देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो आजकल ऐप पर देखते हैं, तो आप ऐप के पैसे दे रहे हैं, जियो हॉटस्टार के। नहीं तो अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो उसमें भी आप एक तरह से भागी हैं। तो जो पेइंग जनता है वो भी कहती है कि आपने बोरिंग कर दिया है, हमें खेल लग ही नहीं रहा है, सिर्फ ये लग रहा है कि एक फेंक रहा है, एक मार रहा है। तो जैसे ये लोग टॉलरेट करते हैं फिल्मों में, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म थी तो 15 को पीट दिया, 25 को पीट दिया। जैसे अमिताभ बच्चन ने एक बार मुझे कहा है कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मनमोहन देसाई ने बोला, यार पिछली बार तुमने 15 को पीटा था, इस बार 35 होने चाहिए, अगली बार 50 होने चाहिए। लेकिन उसमें तो एक विलेन है ना जी। इसमें तो कोई विलेन नहीं है, जो बॉलर है वो विलेन नहीं है। तो इसमें अगर एक ही पिटता रहे, बॉलर ही पिटता रहे, तो लोग फिर उससे बोर हो जाएंगे। लोग चाहते हैं कि बॉलर भी कुछ करे और उसमें बैटिंग में जिसका अच्छा टैलेंट हो वही आगे आए, क्योंकि खेल क्या है, खेल तो कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर है। अगर आप उसकी कॉम्पिटिटिवनेस निकाल लेंगे और मल्टीपल टैलेंट्स को बिल्कुल आप ब्लंट आउट कर देंगे, तो फिर लोग बोर ही हो जाएंगे। वो इस समय हो रहा है। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।